हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 22 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 23 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, परीक्षा में जाने से पहले इन सभी मॉडल पेपरों का आपको टेस्ट देकर जाना है। अगर आपने पिछले 22 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और आपका जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब की बार आराध्या रस एकेडमी के साथ में आपको सीईटी देनी है और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 23 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न, हाल ही में चौथा संघाई कॉरपोरेशन संगठन स्टार्टअप फोरम कहां आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों, यहां पर एससीओ स्टार्टअप फोरम कहां आयोजित किया गया? चौथा संघाई कॉरपोरेशन संगठन। तो दोस्तों, ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? बताइए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में दोस्तों भारत का जो स्थान है वो है 126वां स्थान है वो दोस्तों किसका है? भारत का। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले नंबर पर कौन है? तो दोस्तों पहले नंबर पर फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। ये दोस्तों पहले नंबर पर फिनलैंड है। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पाकिस्तान है वो भारत से ज्यादा खुशहाल यानी कि प्रसन्न है। जिसमें दोस्तों बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान है उसका स्थान 108वां है। 108वां स्थान पाकिस्तान का है और 126वां स्थान है वो भारत का है। और सबसे पहला यानी कि सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है दोस्तों इसमें 11 मई। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 11 मई। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो वो कंपनी है दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दर्जा किसने दिया है? तो ये वित्त मंत्रालय ने दिया है। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों, ये जो साथी पोर्टल है और मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया गया है दोस्तों कृषि मंत्रालय द्वारा। और दोस्तों कृषि मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये लॉन्च किया है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, जाति एवं नस्ल संबंधी समस्त भेदभाव समाप्त करने हेतु एवं महानिर्वाण तंत्र में प्रतिष्ठ विवाह का सेव स्वरूप अंगीकार करने का सुझाव किसने दिया था? जाति एवं नस्ल संबंधी समस्त भेदभाव समाप्त करने हेतु एवं महानिर्वाण तंत्र में प्रतिष्ठ विवाह का सेव स्वरूप अंगीकार करने का सुझाव किसने दिया था? यह दिया था दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह थे, ये जोधपुर के महाराजा थे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो दोस्तों झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। सी नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में की गई थी माणक्यलाल वर्मा के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। ये भी आपको इसमें याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई दोस्तों 10 अगस्त 1948 को। 10 अगस्त 1948 को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1947 ईस्वी में भारत क्षेत्र विभाजित था। 1947 ईस्वी में भारत क्षेत्र विभाजित था। तो दोस्तों ये विभाजित था ब्रिटिश भारत और नरेशीय भारत, इन दो भागों में विभाजित था 1947 ईस्वी में भारत। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में चकबंदी की शुरुआत कब हुई? भारत में चकबंदी की जो शुरुआत है वो दोस्तों हुई थी 1920 ईस्वी में बड़ौदा से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1920 ईस्वी से बड़ौदा में। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, नुआ में होता था, कालीबंगा में होता था, पीलीबंगा में होता था, लेकिन ईंटों का प्रयोग है वो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में नहीं होता था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? दोस्तों ये संपादित हुआ था एच डी सांखलिया के नेतृत्व में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आहड़ सभ्यता का है, तो ये दोस्तों उदयपुर में बेडच नदी के किनारे, यानी कि बेडच नदी का दूसरा नाम है आयड़ नदी, उसके किनारे है। और इस सभ्यता की जो खोज है वो 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो दोस्तों आर सी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी सांखलिया के निर्देशन में हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है कौन सा? तो वो है प्रतिहार वंश का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद एवं मास भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? बताइए। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली। दोस्तों ये तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? बताइए। राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेवाड़ शैली को। 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं, रत्न एवं आभूषणों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है जयपुर। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली भाषा है, तो वो भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाषा है नहेड़ा मेवाती। नहेड़ा मेवाती। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, नहेड़ा मेवाती। ये प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली भाषा है
और ये मेवाती बोली है, ये नहेड़ा मेवाती। इसके अलावा और बोलियां जैसे कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, आरेज मेवाती। तो ये क्या है, ये बोलियों के प्रकार हैं दोस्तों, मेवाती बोलियों के। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है वो बताना है। देखिए करणी माता का मेला बीकानेर जिले में पड़ता है, बिल्कुल सही है, देशनोक बीकानेर में। रामदेवरा का मेला दोस्तों जैसलमेर जिले में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। बेणेश्वर मेला है वो कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है, डूंगरपुर में। और केला देवी मेला करौली जिला में। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संगीत क्षेत्र से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संगीत क्षेत्र से था। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों ये झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़। नेक्स्ट आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताइए बोरला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो दोस्तों ये सिर पर पहना जाता है, ये बोरला आभूषण है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को अपने को क्या करना है? पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, संत नवलदास जी का ग्रंथ है वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए संत नवलदास जी का ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी है, बिल्कुल सही बात है। संत सहजोबाई का ग्रंथ है गीत गोविंद टीका, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि संत सहजोबाई की जो प्रमुख रचना है वो है सहज प्रकाश शब्दावली, ठीक है, सहज प्रकाश शब्दावली या शब्दवाणी। तो ये रचना है संत सहजोबाई की। यहाँ पर गीत गोविंद टीका है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये जो गीत गोविंद टीका है ये मीराबाई की रचनाएं हैं, रचना है ये, ठीक है, गीत गोविंद टीका। रामदेव जी के है दोस्तों 24 वाणियां ग्रंथ रचित है, बिल्कुल सही है। संत रामनाथ कविया की है दोस्तों द्रौपदी विनय, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? दोस्तों ये समकालीन थे महमूद गजनवी के समकालीन थे, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों जो जहार पीर की जो उपाधि है वो दोस्तों महमूद गजनवी ने दी थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चोमू किस जिले में स्थित है? बताइए। चोमू दोस्तों वर्तमान में ये जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की? विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की? तो ये दोस्तों टीकाराम पालीवाल ने की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल ने। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार के संपादक थे? स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये थे दोस्तों राजस्थान केसरी के। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान केसरी के। नेक्स्ट आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? बताइए। आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना, नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा? तो वो है दोस्तों देखिए जयपुर है, जोधपुर है, लेकिन दोस्तों इसमें कोटा नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बीकानेर भी है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हैं? बताइए कितने राज्य लगे हैं समुद्री तटरेखा से? तो दोस्तों वो है 9।
यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं दोस्तों, दमन एवं दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये समुद्र तट पर स्थित है, जो समुद्री सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि कम होती जाती है। दोस्तों बिल्कुल सही है, कम होती है। आगे देखिए, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है इसमें। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है दोस्तों गोदावरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर दोस्तों मैंग्रोव वनों के बारे में है वो अपने को बताना है। और कूट देखिए कूट भाषा में नहीं, सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। देखिए, मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ी होते हैं, बिल्कुल सही है। ये यानी कि वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मैंग्रोव वन ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्रों में या क्षेत्र में उगते हैं, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मैंग्रोव वन है ये लवणीय और सीमित ऑक्सीजन वाले मृदा में ही उगते हैं। तो यहाँ पर सीमित में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, रबी फसलों की बुआई कब की जाती है। तो दोस्तों ये कब की जाती है, तो ये की जाती है अक्टूबर नवंबर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अक्टूबर नवंबर में। 38 नंबर का प्रश्न है, पठार क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज सामान्यतः नहीं पाया जाता। पठार क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज सामान्यतः नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें खनिज तेल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खनिज तेल। आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, भारत में परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। भारत में परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है रावतबाटा राजस्थान में, नरोरा आंध्र प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, नीपा NEPA उद्योग इसके लिए विख्यात है। बताइए किसके लिए विख्यात है ये नीपा उद्योग। दोस्तों ये उद्योग है, ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अखबारी कागज उद्योग है ये, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है। नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है मुंबई में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। बताइए कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ अक्षांशीय विस्तार है और दूसरी तरफ है वो दोस्तों देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा युग्म अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। तो दोस्तों वो दर्शाता है, यहाँ पर देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69.5 डिग्री से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है ये कथन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाड़ौती का पठार। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती का पठार।
44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अमेरिकन भूगोलवेता थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अमेरिकन भूगोलवेता थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें DAW। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, DAW। याद रखना, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ये याद रखना। और इसमें दोस्तों DAW में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर प्रश्न है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बताइए, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बंगाल की खाड़ी का। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। खारी नदी है ये बिजराल गांव राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा अजमेर होते हुए दोस्तों ये टोंक जिलों में बहते हुए दोस्तों बनास में मिल जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किन जिलों के समूह में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान के किन जिलों के समूह में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाले जिले हैं दोस्तों, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। आगे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न देखिए, जोड़ा बनाए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुने। जोड़ा बनाए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को अपने को क्या करना है? चुनना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पक्षी अभ्यारण्य, बताइए इसमें कौन सा सही है, बताना है। देखिए पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है केवलादेव घाना, केवलादेव घाना। और बाघ परियोजना, बाघ परियोजना कौन सी है? तो बाघ परियोजना रणथंभौर है। और काला हिरण कहाँ है? तो ये ताल छापर में है। तो अब देखिए यहाँ पे BCA, BCA अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। BCA कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ मृदा की बात हो रही है तो दोस्तों वो है पीली मृदा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जेस्पार, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? तो दोस्तों वो है रतनजोत की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रतनजोत की। दोस्तों देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है। दोस्तों ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो वो है दोस्तों 933। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। और शहरी लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 914 है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की मचाननुमा झोपड़ी कहलाती है। जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की मचाननुमा झोपड़ी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों गोपना। क्या बोलते हैं? गोपना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोपना। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि RRECL का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो किया गया राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्यटन केंद्र है और सूची सेकंड में जिला है। सूची फर्स्ट में पर्यटन केंद्र है और सूची सेकंड में जिला है। दोस्तों देखिए जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी कहाँ है? तो दौसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। तालाबे साई, देखिए तालाबे साई ये धौलपुर में है और किराड़ू मंदिर है वो बाड़मेर में है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका कोट भाषा में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3 कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
की स्थापना तिथि है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना तिथि है तो वो कौन सी है? तो वो है 1 अक्टूबर 1964। 1 अक्टूबर 1964 ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 42वें संशोधन में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? दोस्तों वो उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्णित किसमें? तो वो है अनुच्छेद 51 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में। यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, कौन मूल कर्तव्य नहीं है? कौन मूल कर्तव्य नहीं है? यहाँ पर देखिए देश की रक्षा करना है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, ये भी मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, ये भी मूल कर्तव्य है। शिक्षा ग्रहण करना, ये दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं है। ये दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। 11 मौलिक कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन है वो मौलिक कर्तव्य है, वो जोड़ा गया था। ये डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आप सभी को पता है कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, संविधान यानी कि 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है 10वां। दोस्तों 10वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर 10वीं अनुसूची में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, दल बदल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास भारत में किस दशक में हुआ? जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास भारत में किस दशक में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1980 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1980 में। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार है वो किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को याद रखना। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को समाधान करने का अधिकार निहित है? भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को समाधान करने का अधिकार निहित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति में। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सरकार की प्रणाली यानी कि कौन सी सदनीय सरकार की प्रणाली विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द्विसदनीय। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, द्विसदनीय। आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो दोस्तों वो है निर्वाचन आयोग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करती है या करता है?
कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करता या करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोक लेखा समिति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का अर्थ क्या है? वीवीपैट शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है। लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यों में नियुक्त किया जाता है लोकायुक्त। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिशी है, यानी कि संस्तुति परक है। उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिशी संस्तुति परक है। उसमें 10 सदस्य हैं, उसमें 10 सदस्य हैं। ठीक है, और देखिए कौन सा कथन है वो सही है वो बताना है। इसमें 10 सदस्य हैं और देखिए दोस्तों इसमें मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना था कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिशी है। तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ठीक है, ये और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और बताऊं इसके बारे में कि इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य था? तो राजस्थान कौन सा राज्य था? तो ये प्रथम राज्य था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम राज्य। 72 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री बताइए कब से कब तक रही? तो दोस्तों ये रही थी 2003 से 2008 के मध्य। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करण सिंह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करण सिंह ये राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। इनके अलावा दोस्तों यदुनाथ सिंह, अहमद बख्श सिंधी और रामचंद्र, ये तीनों दोस्तों राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं वो रहे हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु बनाई गई समिति के सदस्य नहीं होते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु बनाई गई समिति के सदस्य नहीं होते हैं। तो कौन से नहीं होते हैं? तो दोस्तों देखिए इसमें भारत का राष्ट्रपति है वो नहीं होता, बाकी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक प्रख्यात न्यायविद होता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु बनाई गई समिति के सदस्य, इसमें राष्ट्रपति नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर जिसने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो निरंतर आपके पास में पहुंचता रहे। और साथ ही दोस्तों वीडियो को है वो आपको शेयर करना है फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए कितना होता है कार्यकाल? तो दोस्तों ये कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, जो भी पहले समाप्त हो। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या होता है? नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या होता है? तो दोस्तों ये कार्यकारी निर्देशक होता है।
यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्यकारी निदेशक। 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 33। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 33। 79 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं दोस्तों राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर को के विरुद्ध जांच है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए यह एक सांविधिक संस्था है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, बजट निर्माण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? बजट निर्माण की प्रक्रिया है वो दोस्तों 4 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में? 4 चरणों में। बजट तैयार करना, बजट का वैधानिकीकरण, बजट का क्रियान्वयन और अंकेक्षण। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 101वां संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 2017 में लाया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 101 आएगा है ना। आगे देखिए एक यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। तो दोस्तों अनुमानित की जाती है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये सीएसओ द्वारा यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, अलग अलग लोगों की देश के विकास के बारे में अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती है, सभी के लिए एक उचित और न्यायपूर्ण मार्ग प्राप्त किया जाना चाहिए। यहाँ चर्चा की जा रही है, अवधारणा की व्याख्या करें। बताइए, अलग अलग लोगों की देश के विकास के बारे में अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती है, सभी के लिए एक उचित और न्यायपूर्ण मार्ग प्राप्त किया जाना चाहिए। यहाँ चर्चा की जा रही है, अवधारणा की व्याख्या करें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रीय विकास की। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सब्सिडी को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य था निर्यातों को प्रोत्साहन देना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, निर्यातों को प्रोत्साहन देना। आगे देखिए निम्न में से किसके अलावा सभी प्रोटर्स की 5 फोर्सेज के भाग हैं? बताइए, निम्न में से किसके अलावा सभी पोर्टर्स की 5 फोर्सेज के भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है थ्रेड्स ऑफ HCW एंट्रेंस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, निर्यात आयात एक्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कब? तो ये 1982 में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1982 में। आगे देखिए निम्न में से नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किया गया था। तो ये किया गया था सामाजिक सेवाओं पर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सामाजिक सेवाओं पर। आगे देखिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश को कहा जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में विनिवेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निजीकरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निजीकरण। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम सब कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया कब? तो ये 1989 और 90 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई थी, तो प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई थी ये दोस्तों भोपाल सागर में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भोपाल सागर। आगे देखिए वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योग के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रिको। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रिको। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर पूछा गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको आप बोल सकते हैं मनरेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु योग्य है, बिल्कुल सही है। आवेदन के 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए लाभान्वितों में कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों नारी शक्तिकरण से संबंधित है ये। ठीक है, नारी शक्तिकरण से संबंधित है ये 7 सूत्रीय कार्यक्रम। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में से छोटे व मध्यम उद्योगों को सभी प्रकार के परामर्श व सेवाएं देने वाली संस्था है। निम्न में से छोटे व मध्यम उद्योगों को सभी प्रकार के परामर्श व सेवाएं देने वाली संस्था है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे राजकौन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजकौन। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार विवरण का मिलान करें। बताइए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार विवरण का मिलान है वो अपने को करना है। यहाँ पर देखिए जिला परिषद को दोस्तों 5%, पंचायत समिति को दोस्तों 20% और ग्राम पंचायत को 75%। दोस्तों ये कथन यहाँ पे तीनों के तीनों है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्यों को एक साथ समूह में रखता है और एग्जीक्यूट करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्यों को एक साथ समूह में रखता है और एग्जीक्यूट करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टाइटल केस। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसको बोलते हैं टाइटल केस। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, एक प्रेजेंटेशन में प्रत्येक ऑब्जेक्ट का टाइप कैसे सेट किया जाता है? एक प्रेजेंटेशन में प्रत्येक ऑब्जेक्ट का टाइप कैसे सेट किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्लाइड शो और कस्टम एनिमेशन। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करने के बजाय सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करने के बजाय सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैप्स लॉक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैप्स लॉक।
105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है, कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है, तो वो है दोस्तों ड्रम प्रिंटर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ड्रम प्रिंटर। आगे देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, उस स्थिति का नाम क्या है जिसमें मानव शरीर उत्तक स्तर पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से वंचित है। तो दोस्तों वो है इसमें हाइपोक्सिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हाइपोक्सिया। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करो, जहां सूची फर्स्ट में रोग और सूची सेकंड में शरीर से प्रभावित अंग को दर्शाया गया है। बताइए मोतियाबिंद से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों मोतियाबिंद से आंख अंग है वो प्रभावित होता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे पीलिया से, दोस्तों पीलिया ये एक विषाणु जनित रोग है, और दोस्तों इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइए, तो ये पाचन ग्रंथि से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है। पाचन सॉरी ये तो मधुमेह है, मधुमेह पाचन ग्रंथि से संबंधित है। और दोस्तों इसी के साथ थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए मोतियाबिंद है वो आंख से संबंधित, मधुमेह है ये पाचन ग्रंथि से संबंधित, और इसमें स्टेमेटाइटिस, स्टेमेटाइटिस दोस्तों ये मुंह के अंदर एलर्जी की सूजन या घाव हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि ये रोग है ये जीभ से संबंधित है ये, और जो पीलिया है वो यकृत से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मच्छरों की एक विशेष जाति को काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे यानी कि किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, बताइए। मच्छरों की एक विशेष जाति को काटने के कारण मलेरिया संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो दोस्तों वो है रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए स्क्रैमजेट इंजन के संदर्भ में सत्य कथन है, बताइए स्क्रैमजेट इंजन के संदर्भ में सत्य कथन है वो कौन सा है। यहाँ पर देखिए इसके यानी कि इसका इसरो द्वारा परीक्षण किया गया, बिल्कुल सही है। यह ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। यह हाइपरसोनिक गति पर भी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न इसमें देखिए कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा बताइए, तो दोस्तों वो है इसमें रेयन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेयन। रेयन है ये सेलुलोज से निर्मित है, यानी कि रेयन पुनः निर्मित सेलुलोज है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है, बताइए कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टोकोफिरोल, रेटिनॉल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है, दोस्तों बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है। आनुवांशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम करते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः के रूप में जाना जाता है, बताइए टेबल दानेदार चीनी सामान्य के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुक्रोज, सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वन के नाम पर किया गया था। जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वन के नाम पर किया गया था,
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो वो युगांडा के। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, युगांडा के। आगे देखिए, मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है तो ये एपीकल्चर में, यानी कि एपीकल्चर में। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, अब हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। देखिए, अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है तो वो कौन सा है, बताइए, तो वो है कौन सा, तो वो है अत्याचार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अत्याचार। आगे देखिए, चरण कमल पद में प्रयुक्त समास है, चरण कमल पद में प्रयुक्त समास है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों कर्मधारय। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय। आगे देखिए, 118 नंबर प्रश्न है, कंठे ध्वनि का उदाहरण है, कंठे ध्वनि का उदाहरण है तो वो कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें क है, ये कंठे ध्वनि का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डेपुटेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा तो वो कौन सा होगा, डेपुटेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा तो वो कौन सा होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिनियुक्ति। क्या बोलते हैं, प्रतिनियुक्ति। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है, बताइए, नी उपसर्ग किस में नहीं है। तो पता चल गया होगा दोस्तों आपको। यहाँ पे देखिए, निरामय, निरामय के अंदर दोस्तों यहाँ पर नी उपसर्ग नहीं है, बाकी निष्ठा में है, निकाय में है, निकर में है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है दोस्तों। निरामय में निर प्लस आ प्लस में इसका विग्रह होता है और इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 121 नंबर प्रश्न है, हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों बताइए कौन सा है वो, हाथी के पांव में सबका पांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोश और एक होता है कोश, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो कोश है इसका मतलब क्या होता है, खजाना, इसका मतलब क्या होता है, खजाना। और ये जो शब्दकोश होता है इसका मतलब होता है शब्दों का संग्रह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस पत्र के माध्यम से बैठक में कोई एक सूचना, निर्देश या लिए गए निर्णयों को अथवा जब अनुदेश एक ही साथ अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों तक भेजी जाती है तो उस पत्र को क्या कहते हैं। जिस पत्र के माध्यम से बैठक में कोई एक सूचना, निर्देश या लिए गए निर्णयों को जब अनुदेश एक ही साथ अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों तक भेजी जाती है तो उस पत्र को क्या कहते हैं, तो उस पत्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं दोस्तों, कौन सा पत्र है, तो उसको परिपत्र कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिपत्र। आगे देखिए, 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, तो वो है जलद। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जलद। आगे देखिए, 125 नंबर का प्रश्न है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, आप बीमार हो गए थे, आप बीमार हो गए थे। यहाँ पर आप है वो दोस्तों क्या है, मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपने प्रश्न है वो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित शुरू हो रहे हैं। देखिए, पैसेज से संबंधित 126 से 128 प्रश्न पैसेज से संबंधित होंगे। तो आप पैसेज पढ़ोगे तो दोस्तों ये आप आसानी से इन प्रश्नों के आंसर है वो दे सकते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। पैसेज से संबंधित प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो डायरेक्ट अपन मैं चलता हूँ यहाँ पे 129 नंबर के प्रश्न में। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, यहाँ पे देखिए खालिस्तान भरना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस क्या आएगा, देखिए द कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेस एवरी 4 years। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा,
तो इसमें आएगा यानी कि जो कार्य बार बार होता है उसके लिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक प्लेस आएगा इसमें। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टेक प्लेस आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है। देखिए इन इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड इक्विपमेंट कॉस्ट्स आदि यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ए टाइप ऑफ लेटर यूज्ड इज नाउन एज नाउ एज बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसमें आएगा इंक्वायरी लेटर आएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, दे आस्क्ड मी वेदर आई वाज इल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? दोस्तों देखिए यहाँ पे आस्क्ड, ठीक है, यानी कि आस्क्ड का क्या हो जाएगा? सेड टू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दे सेड टू मी, दे सेड टू मी आर यू इल, आर यू इल। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है, चूज द अप्रोप्रिएट डिटरमिनर गिवन इन द ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, जोली डिड नॉट टेक फोटोज व्हेन शी वेंट ऑन ए हॉलीडे। तो यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान में आएगा क्या? तो यहाँ पर मैनी फोटोज आएगा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मैनी फोटोज। 133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड यानी कि सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, मर्डर ऑफ ए किंग यानी कि राजा की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों रेजिसाइड बोलते हैं उसे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रेजिसाइड। आगे देखिए 134 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट दोस्तों इंग्लिश वर्जन ऑफ निर्वासन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर शब्द है निर्वासन, निर्वासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। उसको बोलते हैं, बताइए, तो उसको बोलते हैं बनिशमेंट, बनिशमेंट बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल डिलीजेंस एंड स्किल। बताइए, यहाँ पर खालिस्तान भरना है दोस्तों, इम्पॉसिबल के आगे क्या आएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें टू, टू डिलीजेंस आएगा इसमें। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 136 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, उस छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 616 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले वर्त को पूर्णतया घेरता है? उस छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 616 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले वर्त को पूर्णतया घेरता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है 616 वर्ग सेमी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए अपन पाई आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, 616 वर्ग सेमी। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, तो सीधा सा है, अपन इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बार ले लेंगे, तो दोस्तों आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 616 इंटू 7 बटे दोस्तों कितना आ जाएगा? 22। बस अब यहाँ पे दोस्तों इनको आपस में काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों यह आ जाएगा 196। ये 22 बार 14 बार गया, तो 14 इंटू 7 सॉरी कितनी बार गया ये? तो दोस्तों इसको आप काटोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर है 196। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर के हटा देंगे तो रूट में ले लेंगे ये, तो 196 आ गया दोस्तों, आर बराबर रूट 196। तो अगर अपन इसको रूट हटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? यानी कि दोस्तों किसका रूट है ये? 196। तो इसमें आर बराबर कितना आ जाएगा? 14।
ठीक है, 14 आ जाएगा। अब दोस्तों वर्ग की भुजा कितनी हो गई, तो 2 इंटू 14 कितने, 28। ठीक है, अब वर्त का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है, तो वर्त का क्षेत्रफल अपनी भुजा कितनी आ गई, 28, तो 28 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया, 784। तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 137 नंबर का प्रश्न है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने और तांबे का सोने और तांबे को किस मिश्रण या किस मिश्रित धातु पानी से 15 गुना अनुपात में मिलाया जाए कि भारी हो। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 3:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। दोस्तों मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, ठीक है, और क्या चाहिए, बस इसको सोल्व कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें आ जाएगा 5040। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। इसमें वही सूत्र लगेगा, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय माइनस 1। ठीक है, वही सूत्र लगेगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पर 139 नंबर प्रश्न है। इसमें भी देखिए ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 46,580 रुपए में बेचा। उसे एक पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई। अब देखिए यहाँ पर 2 घोड़े का मूल्य दोस्तों यहाँ पर 46,580 दे रखा है, एक पे 6% का लाभ तो दूसरे पर 6% की हानि, यानी कि 6 का 6% निकाल लीजिए, तो 6 का 6% कितना होगा, तो 0.36% होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 0.36% हानि। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 संख्याओं का योग 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो 5:8 है। ठीक है, अब दोस्तों सीधा सा है, अनुपात निकाल लीजिए अपने को, तो 5 दूनी 10 और 5 ती 15 और 8 ती 24। ठीक है, अनुपात आ गया यहाँ पे 10, 15 और 24, ये अनुपात आ गया। अनुपातों का योग कर लीजिए दोस्तों, 10 और 15 और 24 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 49। कितने, 49 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली और दूसरी संख्या यानी कि तो पहली संख्या क्या है वो पूछा है, तो यहाँ पे अनुपात कितना हो गया, 10। पहली संख्या का अनुपात 10 है, तो दोस्तों 10/49 इंटू कितना करना है, देखिए तीनों संख्याओं का योग कितना है, 392, तो 392, बस काट लीजिए। इनको काटोगे तो दोस्तों ये देखिए कितना 8 बार गया। ठीक है, 49 से 300 ये 92, और दोस्तों 10 इंटू 8 कितने हो जाएंगे, तो 80। तो यहाँ पर 80 पहली संख्या, इसमें क्या आ जाएगी 80। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नीचे प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा वो अपने को बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो देखिए इस तरफ ये खाली है तो ये भरा हुआ है। ठीक है, पहले वाली आकृति में अगर ये खाली है तो ये भरा हुआ है, और इसमें देखिए ये भरा हुआ है तो इसमें खाली आएगा। तो खाली कौन से में है, तो यहाँ पर डी नंबर वाले ऑप्शन में, तो यही अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए। पानी को गुलाबी कहा जाए तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, तो आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, और नीले को क्या कहा गया है, नीले को आकाश कहा गया है। ठीक है, नीले को आकाश कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, वो है आकाश का रंग कैसा होगा, आकाशी होगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 2, 14, 16, 3, 21, 24, 8, 56, 64 और 5, 35, 41 ऐसा सेट जो किसी समूह से संबंध नहीं रखता वह है, तो वह कौन सा है। यहाँ पर 2, 14, 16 यानी कि 2 इंटू 7 तो 14 आ गया, और 2 इंटू 8 16 आ गया। उसी प्रकार 3 इंटू 7 कितना हो गया 21,
यानी कि सबको 7 से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोस्तों दूसरी बार अपन को क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ 5 दोस्तों, 5 इंटू 7 कितने होते हैं, 35। ठीक है, कितने होते हैं, 35। ठीक है, और उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे जो संबंध नहीं रखता वो बताना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपन क्या करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों ये 40 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 40। तो ये इसमें गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि एक्स की माँ के पिता की इकलौती पुत्री है, यदि एक्स की माँ के पिता की इकलौती पुत्री है तो वाई के पति का पिता एक्स के क्या है, तो दोस्तों एक्स के हैं वो क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों दादा या नाना हो जाएंगे। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर वक्तव्य दिए गए हैं दोस्तों, बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है। देखिए सभी लाल पीले हैं, सभी जो लाल हैं वो क्या है, ये पीले हैं। ठीक है, पीले हैं, और कुछ पीले हरे नहीं है, कुछ पीले हैं वो हरे नहीं है। तो दोस्तों ये हरे, ये डायग्राम बन जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए कुछ पीले लाल हैं, कुछ पीले लाल हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ पीले लाल हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही है। सभी पीले हरे हैं तो सभी पीले हरे नहीं है, कुछ है। तो यहाँ पर पहला कथन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 146 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान में भरना है। देखिए रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें DSHTRISHDRITIDRIS, तो आगे इनमें क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें भरा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें आएगा RIDTISHHT, ये भरा जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 147 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं है तथा अमन दाईं ओर से 7वां है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो दोस्तों आसानी से। देखिए अमन की दाईं ओर से स्थिति है वो 7वीं है और बाईं ओर से 8वीं है। ठीक है, यानी कि रोमा बाईं ओर से 8वीं है तथा अमन दाईं ओर से 7वां है। जब वे अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से 11वां हो जाता है, रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा। दोस्तों आसानी से कर सकते हो, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, 12वां इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को स्टॉप कीजिए और फिर देख लीजिए इसका राइट आंसर। देखिए कौन सा जोड़ा बीच में खड़ा है, तो दोस्तों इसमें जो जोड़ा बीच में खड़ा होगा वो इसमें दोस्तों सी और बी आएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 22 242 18। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 22 इंटू दोस्तों 22 × 22/2, यानी कि दोस्तों कितना आ गया, 242। उसी प्रकार यहाँ पे 18 इंटू 18/2, यानी कि 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 162। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक ही पासे में 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एल वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। एल वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एल है तो यहाँ पर ये एल है, देखिए सब इसमें, तो एल के पास में, यानी कि दोस्तों देखिए विपरीत पृष्ठ पर पूछा है तो यहाँ पे टच में दोस्तों एफ भी है डी भी है, तो एफ ऑप्शन में है क्या, तो ये भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा। इसमें देखिए डी और एच, दोस्तों डी और एच ये भी इसके विपरीत नहीं हो सकते, ये तो पास वाले फलक के ऊपर है, तो एच भी नहीं होगा। अब अपना बच्चा क्या, बी, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ चेंजेस करना है तो वो भी बताएं, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप वहां जाकर क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।